नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म। राकेश सर, प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार गायब रहते हैं संसद से, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं। लगातार वो गायब रहते हैं। उनको लेकर, उनकी बहादुरी को लेकर बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। कभी वो महिला सांसदों से डर के सदन में नहीं आते हैं, कभी वो किसी चीज से आहत होकर सदन में नहीं आते, या शायद ये भी हो सकता है कि सदन की जरूरत वो समझते नहीं है, क्योंकि सदन जवाब देने का मंच है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, आमतौर पर हमने उनको देखा है कि वो फ्रंट से लीड करते हैं, आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए मशहूर है। और जिस तरह से उनकी आदत रही है या जिस तरह से काम करने का तरीका रहा है, राहुल गांधी ने उनको भी इतना डरा दिया कि बेचारे अब सदन से ही गायब हो गए, ना लोकसभा जा रहे हैं ना राज्यसभा जा रहे हैं। और पूरा का पूरा संसद उनको ढूंढ रहा है, कहाँ है अमित शाह, कहाँ है अमित शाह। और आज तो जैसे ही राहुल गांधी ने अमित शाह का नाम लिया, किरण रिजिजू खड़े हो गए। स्पीकर साहब बार बार कह रहे थे मत लो भैया मत लो, राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं थे, माइक तक बंद कर दिया गया। हालत ये हो गई कि बिरला साहब उठ के चले गए कि नहीं भाई, सदन की कार्रवाई में 2:30 बजे तक स्थगित करता हूं। अमित शाह इतने ज्यादा डिफेंसिव क्यों हो गए? कहां राहुल गांधी ने घेर लिया? देखिए संतोष जी, सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं घेर लिया है, देश की युवा पीढ़ी ने भी घेर लिया है। 20 जुलाई को जो कुछ हुआ है उसकी जवाबदेही किसी को तो लेना पड़ेगी। राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था का जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्रालय है। अंततः जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है। राहुल गांधी ने सदन में कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह ने फायरिंग करवाई है। इस पर हल्ला मचा, पूरा देश देख चुका है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के भी मंत्री हैं और अभी नेगोशिएशन करने वाली भूमिका में भी थे सीजेपी के साथ, उनका बयान आ गया कि फायरिंग का आदेश मजिस्ट्रेट देता है। उसकी व्याख्या करें उससे पहले राहुल गांधी ने जो सदन के बाहर कह दिया उसे भी याद कर लेते हैं। सदन से बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो अमित शाह को मालूम था उनके आदेश से फायरिंग हुई, या नहीं मालूम था। मालूम था तो वे जिम्मेदार हैं, दोषी, और नहीं मालूम था तो वे नकारा हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, पूरी तरह से असफल गृह मंत्री। अब इन दो सवालों के जवाब बीजेपी दे दे। अगर वो मानती है कि उन्हें मालूम था तो वे जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, और नहीं मालूम था तो देश की राजधानी दिल्ली में पैलेट गन चल रही है, कीलें लगी हुई लाठियां चल रही हैं, करंट वाली लाठियां चल रही हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में 3 लक्ष्य रखे थे जो मैं समझ पाया, सोचकर आए थे। नंबर 1, युवाओं को एड्रेस करने के लिए अमित शाह के ऊपर सवाल उठाना, सीधी जिम्मेदारी की बात करना। नंबर 2, नरेंद्र मोदी की छवि को एक बार फिर तार तार करना। नंबर 3, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उनके जो हमले चल रहे हैं उसे जारी रखते हुए सदन में एक बार ऑन रिकॉर्ड संघ के बारे में वो कह देना जो वे बहुत दिनों से बाहर भी कहते आए, सदन के भीतर भी कह चुके हैं। पहले बात कर लेते हैं अमित शाह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान के बाद एक अजीब सी समस्या पैदा हो गई। जितेंद्र सिंह ने कह दिया कि मजिस्ट्रेट फायरिंग का आदेश देता है, तो मान लिया जाए कि 1992 से अब तक आप जो मुलायम सिंह पर आरोप लगा रहे थे कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उस आरोप को समाप्त माना जाए, फिर तो बरी हो गए मुलायम सिंह। तब भी किसी मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का आदेश दिया होगा। नृपेंद्र मिश्रा कह ही चुके हैं मुलायम सिंह ने आदेश नहीं दिया था। दूसरा उदाहरण, यूनियन कार्बाइड की गैस रिसाव की घटना में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह पर आरोप लगे हैं कि एंडरसन को भगाने में उन्होंने मदद की थी। तो उसे भगाने का काम भी किसी मजिस्ट्रेट ने किया होगा, मुख्यमंत्री कहां जिम्मेदार होता है। नंबर 3, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मंदसौर में गोली चली थी, पुलिस की गोलीबारी में 5 किसान मारे गए थे। इस वक्त मोदी सरकार के जिम्मेदार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तब कांग्रेस के नेता थे, भोपाल के दशहरा मैदान में धरने पर बैठे थे 3 दिन, और उनका बयान है कि शिवराज सिंह चौहान जी,
आपके हाथ किसानों के खून से रंगे हैं, तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद गोली चलाई थी? उन्होंने अपनी राइफल से, पिस्तौल से गोली चलाई थी, इसलिए उनके हाथों पर खून गिरा हुआ था। तो बीजेपी अपने इन तर्कों में खुद फंस गई। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके पीछे असली आशय क्या है, मंशा क्या है? पहली मंशा बड़ी स्पष्ट है कि सीजेपी और छात्रों के आंदोलन से जिस तरह सरकार बैकफुट पर आई, उनकी दो मांगे मान ली, लेकिन 20 तारीख की घटना के लिए तो कोई जवाबदेही नहीं ले रहा। उस मुद्दे को जिलाए रखना चाहते हैं राहुल गांधी, ताकि युवाओं को लगे कि उन पर जो पुलिसिया जुल्म हुआ उसकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी लड़ रहा राकेश सर, है। एक जी। मासूम सा सवाल मेरे दिलो दिमाग में भी आ रहा है। दिल्ली से एक सवा 1200-1300 किलोमीटर दूर तो होगा ही, छत्तीसगढ़ में नक्सल मारा जाता है या उड़ीसा में मारा जाता है, तो आज भी सदन में कई उन लोगों ने कहा दिन रात अमित शाह जी ने मेहनत की इस देश से नक्सलवाद खत्म करने के लिए। चलिए, साधुवाद, बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन जहां अमित शाह बैठते हैं, वहां से कुछ कदम की दूरी पर दिल्ली पुलिस ऐसा करती है, उसमें अमित शाह साहब का कोई हाथ, कोई रोल नहीं, नहीं होता। ये एक अजीब सी बात, जितना भाजपाई सफाई दे रहे हैं, उतना ही ज्यादा अपने ही गृह मंत्री को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपने तो नक्सलियों को उदाहरण दिया। इस देश में ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसका श्रेय सीधे नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने पिछले 12.5 सालों में नहीं लिया? शौचालय बनाने तक का श्रेय लेने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजधानी में गोली चलने, टीयर गैस चलने, पैलेट गन चलने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अरे, बॉर्डर के पार अगर कहीं किसी आतंकवादियों के कैंप पर कुछ हमला करके सेना कामयाब होती है तो उसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ले लेते हैं। घुसपैठियों को बेदखल करने का कभी कोई आंकड़ा सामने आ जाए, बेदखल करने का, तो उसका श्रेय भी अमित शाह को मिलता है। तो दिल्ली की घटनाओं की जिम्मेदारी उनकी क्यों नहीं है? राहुल गांधी का सवाल यही है और हमारा और आपका सवाल भी यही है। कोई तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आतंकवादी घटनाओं के समय शिवराज पाटिल ने, क्षमा कीजिए, शिवराज पाटिल केंद्रीय गृह मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। वे घटनाएं क्या उन्होंने कारित कराई थी? उन्होंने 2 बार कपड़े बदल लिए थे, बस 1 या 2 बार। इतने मात्र पर हम और आपने खबरें बना दी, इतना देश भर में हंगामा हो गया। हम सब साक्षी हैं उस पूरे घटनाक्रम के। बतौर पत्रकार शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा। रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। क्या रेल मंत्री खुद लोको पायलट के रूप में रेल चला रहे थे? जिम्मेदारी नैतिक रूप से ली और इस्तीफा दिया। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी तो आपने इसी आधार पर लिया है कि नैतिक रूप से संबंधित विभाग का मंत्री जिम्मेदार होता है। धर्मेंद्र प्रधान ने पर्चे लीक खुद तो नहीं किए, एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है, सीबीआई जो जांच कर रही है, तो फिर आपने उनका इस्तीफा क्यों ले लिया? तब भी यही तर्क दे देते। जाहिर सी बात है कि अमित शाह दिल्ली में हुए घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। उन्हें सदन में जवाब देना चाहिए। सदन में आते ही नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब तक तो प्रधानमंत्री नहीं आते थे, बस उन्होंने संसद की देहरी पर मत्था टिकाकर बता दिया था कि वे जिसके सामने मत्था टिकाते हैं उसका क्या हश्र करते हैं, संसद का भी वही हश्र होगा। अमित शाह से लेकर राम मंदिर तक सब उदाहरण है इसके। नहीं, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी जोड़ सकते हैं राकेश सर, कि जहां नहीं, जहां अमित शाह उन्होंने गलत नहीं, अमित शाह गलत कहा। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर राम मंदिर तक रावत। बिल्कुल सही एक बात बात और, है। आपने सिंधिया परिवार का भी जिक्र किया। आपने तो सिंधिया परिवार पर, सिंधिया राजघराने पर एक किताब लिखी है, बहुत दिलचस्प किताब है, और शायद ये अद्भुत राजघराना है। अब तो वो दुनिया में नहीं है। विजयराज सिंधिया जी, कांग्रेस से करियर शुरू किया, कांग्रेस की सरकार गिराई, जनसंघ में आई, जनसंघ से राजनीतिक करियर माधवराव सिंधिया ने शुरू किया। आपातकाल के दौरान नेपाल भाग गए, बाद में वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस से राजनीतिक करियर शुरू किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में। खैर, ये इस तरह के राजघराने शायद विरले ही इस देश में होंगे। लेकिन एक जो सवाल उठकर राकेश सर निकलकर सामने आ रहा है, राजनाथ सिंह सदन में मौजूद थे। राजनाथ सिंह तकनीकी रूप से नंबर 2 नेता है, लोकसभा में उपनेता है वो। राजनाथ सिंह आज सिर्फ एक बार बोलने के लिए खड़े हुए, और अगर दर्शक ध्यान से सुने
तो जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, पता नहीं उन्हें बोलने के लिए किसी ने कहा था, कोई चिट भिजवाई थी, वो कैमरा तो उस तरफ नहीं था, लेकिन उनकी आवाज जरूर आ रही है, क्या बोलना है? अब वो किससे पूछ रहे थे समझ में नहीं आ रहा, कोई चिट लेकर गया होगा, कुछ होगा, क्योंकि इस क्या पूरे बोलना वाक्य में राहुल गांधी धोए जा रहे थे और राजनाथ सिंह चुपचाप बैठ के सुने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पनिशमेंट दे दी है, क्योंकि आगे की पंक्ति में जो 4 लोग बैठते हैं, मोदी साहब नदारद, अमित शाह गायब, नितिन गडकरी गायब, बचे राजनाथ सिंह। तो जब वो खड़े हुए, पहले तो आवाज आती क्या बोलना है, कुछ सेकंड बाद वो खड़े होते हैं और बोलते क्या है वो, मतलब समझिए कि राजनाथ सिंह जैसा नेता क्या बोल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने कहा अध्यक्ष जी ये जो कहा है आपत्तिजनक है, इसको निकाल दीजिए। बिरला जी ने धो दिया, कह रहे वो तो पहले ऑटोमेटिक निकाल दिया हमने। फिर वो अपने ही सांसदों की तरफ घूमते हैं कि नहीं आप लोग शांत बैठे रहिए, इनको जो बोलना है राहुल जी को बोलने दीजिए। ये राजनाथ सिंह जैसा नेता इस तरह से सरेंडर कर रहा है कि मोदी तुम अपना काम जानो, अमित शाह तुम अपना काम जानो, मेरी जरूर मैं ही थोड़ी हूं सबको यहाँ पर बचाने के लिए और डिफेंड करने के लिए। सरकार के सभी मंत्रियों में क्या डर है? हालांकि इतना कुछ सेकंड नहीं बोलने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी ने फिर धो दिया उनके पुराने बयान की याद दिलाकर कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते। मंत्रियों में डर लग रहा है, कोई राहुल गांधी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा सदन के अंदर। देखिए, सरकार तो डरी हुई है ही, बैकफुट पर है। राहुल गांधी ने अच्छी चुटकी ली कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये यूपीए की सरकार नहीं है भैया, इसमें इस्तीफे नहीं होते, ये एनडीए की सरकार है। फिर इस्तीफा हो ही गया। राजनाथ सिंह जब खड़े हुए, उन्होंने अपने ही सांसदों से कहा कि इन्हें बोलने दीजिए, ये भी एक तरह की नसीहत है। लेकिन मंत्री सारे इसलिए डरे हुए हैं कि उन्हें समझ में आ रहा है कि अब जनता जाग गई है। वरना नितिन गडकरी जो पिछले किसी बयान में एथेनॉल का श्रेय ले रहे थे कि मेरे मंत्रालय ने फाइल को मंजूरी दे दी है, वे कल एक दूसरा बयान दे रहे थे कि मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। क्योंकि जंतर मंतर से लौटती हुई भीड़ ने, युवाओं ने एक गुड बाय संदेश भी दे दिया था कि जल्दी ही लौटेंगे इथेनॉल पार्टी बनाकर। तो मंत्रियों को यह लग रहा है कि अब ये तू चल में आई वाली बेला आ गई। देश के युवा जाग गए, सबसे बड़ी बात है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ज्ञानी हैं वो थोड़े से बचे हैं। वो जो पार्कों में सुबह सुबह व्हाट्सएप के आधार पर बहस करने वाले बुजुर्ग साहिबान, हम भी बुजुर्गों में ही हैं, लेकिन हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं। ये सब लोग अब निरुत्तर हो गए। उन्हें उनके ही घरों की युवा पीढ़ी ने आईना दिखा दिया है। तो अब हर मंत्री को ये लग रहा है कि किसी तरह अपना घर बचाओ, वरना जम ने देहरी देख ली, जमदूत फिर आ जाएंगे इस्तीफा मांगने। मैं युवाओं को जमदूत नहीं कह रहा हूं, एक मुहावरे का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये सरकार इस वक्त डरी हुई है। लेकिन मैं एक बात जरूर जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आप ये मत सोचिए कि सत्ता के अंतःपुर में इतनी आसानी से इतनी बड़ी शिकस्त मंजूर कर ली गई। ये जो सीजेपी का आंदोलन है, उसके चलते इस्तीफा हुआ है, इसकी गूंज रातों की नींद उड़ाए होगी प्रधानमंत्री की। 2 रात तो जगकर उन्होंने रील बनाकर हम और आपको दिखाई है। तीसरी बार वे शाम को ही आ गए। आप अंदाजा लगा लीजिए, जो प्रधानमंत्री आज भी सीधे संवाद करने की स्थिति में नहीं है, संसद का सामना नहीं कर रहे हैं, उनके मन में जब इतना डर है तो मंत्रियों की क्या हालत होगी। और मंत्री और प्रधानमंत्री छोड़िए संतोष जी, इस पूरे घटनाक्रम के जनक, आविष्कारकर्ता, प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा, वे भी डरे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में 2 कार्यक्रमों में उन्हें मुख्य अतिथि के, मुख्य वक्ता के रूप में जाना था। एक कार्यक्रम ही रद्द हो गया। आयोजकों को उन्होंने कह दिया हम नहीं आएंगे बोलने, अंततः कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। दूसरे कार्यक्रम में उनकी जगह किसी और को वक्ता बनाया गया। वजह हम और आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर उस सभागार में से खड़े होकर कोई पूछ लेता कि सीजेआई साहब, आपने दिल्ली में पुलिस के इस बर्बर व्यवहार पर रिट याचिका स्वीकार क्यों नहीं की, पहले दिन आपने क्यों कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा समय बर्बाद मत करो, और कोई भी खड़े होकर पूछ सकता है, लोकतंत्र है। लंदन में पूछ लिया था एक महिला ने, यहाँ क्यों नहीं पूछा जा सकता। तो इस वक्त डरे हुए सब। राकेश सर, अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं,
सदन के अंदर उनसे पूछा गया था कि वो लेटर दिखाओ, कहाँ ऑर्डर दिया गया है। अब वो बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम को जानने समझने वाला कोई भी समझता है कि इस तरह से कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं जारी किया जाता कि लट नहीं। बरसाओ। और खुद जो लोग मांग रहे थे, वो जम्मू कश्मीर से सांसद हैं, तो उनको तो इन सब चीजों का एहसास होना चाहिए। वो पूरा सबूत दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो पूरा सबूत दिखा रहे हैं कि कैसे शादी वर्दी वाले लोग लाठी बरसा रहे हैं, कैसे पुलिस और आरएएफ के लोग जो है वो पैलेट गन चला रहे हैं, कैसे वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। पूरा वीडियो, पूरा फुटेज वो चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत के बच्चों को मारा है। 5 एक्ट्स ऑफ ब्रुअल्टी 500 मीटर्स फ्रॉम पार्लियामेंट। ये पूरा सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। मतलब पूरी कलई खोल दी है। कम से कम सदन में बैठे बिरला साहब, रिजिजू साहब, अमित शाह, नरेंद्र मोदी मानने को तैयार हो या ना हो, लेकिन देश मान रहा है क्योंकि वो फुटेज पहले भी था। और अब कांग्रेस के एक बड़े मंच पर, और अमित शाह मस्ट गो, सबसे बड़ी मांग जो राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, अमित शाह मस्ट गो, अमित शाह को जाना चाहिए। और एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट आपको बता देता हूं, अमित शाह की पुरानी वाली फोटो यूज की है। राकेश सर, जब वो नए नए गृह मंत्री बने थे, शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात बता रहा हूं, तो हम लोगों के पास बीजेपी हेडक्वार्टर से तस्वीरें आई थी 15-20 अमित शाह की। हमने कहा यार ये इसका, हाँ हमने कहा इसका क्या करना है। तो कह रहे नहीं यार, तुम लोग पुरानी उठा लेते हो, वो पुरानी में थोड़े से दूसरे टाइप के लगते। वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बीजेपी के मीडिया सेल के उस नेता ने किया था। आजकल पैदल हो गए हैं वो भी। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं अमित शाह मस्ट गो, सीधी लड़ाई, हेड ऑन एक तरह से कि जाना पड़ेगा, विदा होना पड़ेगा। देखिए संतोष जी, बड़ी विनम्रता से हम याद दिलाते हैं, 20 जुलाई की शाम को, मुझे अमूमन इस तरह का कोई शौक नहीं है कि मैं ये क्लेम करूं कि सबसे पहले या पहली बार, कभी नहीं करता, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया, लेकिन बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि 20 जुलाई की शाम को जिन चुनिंदा लोगों ने ये कहा था कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसके लिए अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, बतौर पत्रकार, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक और पत्रकार के नाते हमने 20 जुलाई को ही कह दिया था कि आने वाले दिनों में अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज होगी और इसके पीछे कांग्रेस और राहुल गांधी ही सबसे बड़े अगुआ बनेंगे। इसमें एक सवाल हम जोड़ देते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, लाठी डंडे तो उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके आह्वान पर आए हुए युवाओं पर बरसा था। लग नहीं रहा कॉकरोच जनता पार्टी इतने गंभीर मुद्दे को अब उठाने के मूड में है। शायद शनिवार या रविवार की शाम को कांग्रेस जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया था कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है, केस वापस लेने का जो आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं हो रहा, नए नए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, घरों से, हॉस्टल से गोला बुलाकर पकड़े जा रहे हैं लोग। अगर सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो बुधवार को जंतर मंतर पर फिर धरना शुरू होगा। आज बुधवार है, शाम हो चुकी है। मेरी जानकारी में नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी इस सबसे अहम मुद्दे पर दोबारा सड़क पर उतरने वाली है या धरना प्रदर्शन करने वाली है। और राहुल गांधी अब खुलकर उस मांग पर आ गए, अमित शाह मस्ट गो। आने वाले दिनों में कांग्रेस की ये लड़ाई तेज होगी। अभी तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी का लंबित है। इलाहाबाद, पटना और दिल्ली वाले, पटना में तो चूंकि उपचुनाव था इसलिए पोस्टपोन हो गया था, इलाहाबाद में होना ही है, उसकी भी तारीख बदल गई। हो सकता है राहुल गांधी और कांग्रेस इसी टेम्पो को बनाकर रखना चाहते हो, इस तारतम्यता को निरंतर रख के जिस दिन दिल्ली में छात्रों की गूंज का आयोजन होगा उस दिन इस मांग को और बड़े स्तर पर उठाया जाए। तो अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी फंस गए बुरी तरह, और अपनी कार्यप्रणाली की वजह से। किसी और ने नहीं फंसाया, इसमें विपक्ष ने भी नहीं फंसाया, अपनी ही कथनी करनी से फंसते चले जा रहे। सदन में आए, जवाब दे दें, इतना सा कह दें नहीं इसकी गंभीरता से जांच होगी, इस तरह पैलेट गन नहीं चलाई जानी चाहिए थी, सरकार संबंधित जो पीड़ित हैं उनका इलाज कराएगी, उनको मुआवजा देगी। क्या दिक्कत है इसमें सदन में आने में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को? इतना डरते क्यों हैं? बिल्कुल। और अमित शाह का इस्तीफा, और एक बात आपने जो सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कहा, तो संजय सिंह ने राज्यसभा में एक तरह से पोल खोलने की कोशिश की थी कि क्या किया था आरएसएस के नेताओं ने, सरसिंघ चालकों ने, रोक दिया गया उनको। उन्होंने पोस्ट कर दिया। लेकिन चलते चलते एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा। कोयला घोटाला मामले में निचली अदालत की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को जारी किया गया समन
गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। यह फैसला मनमोहन सिंह के निधन के करीब 1.5 साल बाद आया है। साल 2025 में निचली अदालत के जज ने सीबीआई की ओर से 2 क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते हुए मनमोहन सिंह को समन जारी किया था। उस समन को मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला सुनाया कि निचली अदालत के जज ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते समय तय कानूनी सिद्धांतों का पालन नहीं किया। उनके पास ऐसा कोई ठोस कारण नहीं था जिसके आधार पर क्लोजर रिपोर्ट ठुकरा कर उन्होंने समन किया जो जाता है। मान ले कि थोड़ा सा जज साहब को भी लगने लगा है कि तेजी करनी पड़ेगी, न्याय करना पड़ेगा। देखिए, देर सवेर सबको न्याय की आसंदी पर बैठकर न्याय तो करना पड़ेगा। इस देश को अब अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि यूपीए 2 में जो विनोद राय जैसे लोग एंटीसिपेट करके न जाने कितनी बिंदियां जोड़कर इतने इतने लाख करोड़ का घोटाला, 2G 3G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, ज्यादातर में तो सब आरोपी बरी हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त सरकारें लो क्लास से चलती थी। यूपीए सरकार में इतनी आंखों की शर्म बाकी थी कि आरोप लगने पर इस्तीफे हुए थे। आज राहुल गांधी अगर सदन में आरोप लगा रहे हैं तो इतना विपक्ष सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आसमान सिर पर उठाए हुए राहुल गांधी पर बोफोर्स का आरोप लगाया था, सदन में चर्चाएं होती थी। कौन सा राजीव आरोप गांधी पर साबित हुआ? राजीव गांधी पर राजीव गांधी पर। और वो साबित वीपी भी नहीं सिंह हुआ। फिर वीपी सिंह अपनी शेरवानी में अचकन में एक पर्ची रख के घुमा करते थे, कहते थे इस पर स्विस बैंक के खाते का नंबर है। कहाँ है वो स्विस बैंक का खाता? एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। यूपीए सरकार में भी जितने आरोप लगाए गए थे बीजेपी द्वारा, अन्ना हजारे, लाला रामदेव, अरविंद केजरीवाल, विनोद राय, सारे आरोप खारिज हो चुके हैं। लगभग सभी मुकदमों में तत्कालीन मंत्री और अधिकारी बरी हो चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने माथे पर बेचारे इस दाग को लेकर इस दुनिया से चले गए कि कोल ब्लॉक में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी, लोअर कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट को भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि जब न्याय करना है तो न्याय के निर्धारित मापदंडों पर करना होगा, कानून की किताब, सबूत और गवाही के आधार पर। इस आधार पर नहीं न्याय हो सकता कि कौन किस पार्टी का नेता है। देखिए, बदलाव धीरे धीरे होगा। संतोष जी, बिल्कुल राकेश सर, आपने सही कहा। और जहां तक वीपी सिंह की पर्ची की बात है तो लालू यादव ने बड़ी दिलचस्प चीज हम लोगों को एक बार बताई थी, कभी विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। और जहां तक राहुल गांधी का ये मिशन है कि अमित शाह मस्ट गो, तो अमित शाह के जाने का मतलब है कि शायद उन्होंने पिलर पकड़ लिया है। अमित शाह का जाना तो छोड़िए, अगर वो हिल भी जाते हैं तो फिर शायद तो मोदी इस बहुत देश के प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। राकेश सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इन तमाम जानकारी से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू।